गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेगुलर पॉलीगन की सीरीज। अब तक हमने 3 क्लासेस के अंदर डिफरेंट बातों को डिस्कस किया है। पहले जो 2 सेशन थे उनमें हमने देखा था कि सिर्फ रेगुलर पॉलीगन पर इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, उनके जो रेशियो होते हैं उन पर बेस्ड क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या को कैसे फाइंड किया जाता है, उसका एक लॉजिकल रीजन होता है। किस टाइप से आप क्वेश्चंस को माइंड में कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछले जो 2 सेशन नहीं देखे, उससे अगला जो तीसरा सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया था रेगुलर हेक्सागन या फिर समषटभुज, तो वो भी आप देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स बाय वासु सर नाम से, तो वहां जाकर के आप इन सारी बातों को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपके सामने एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है वासु स्टडी IQ नाम से। तो जो डाउट ग्रुप है उस पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और जो चैनल है टेलीग्राम चैनल वासु स्टडी IQ नाम से, तो वहां पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो बेस्ड रहेगा रेगुलर ऑक्टागन पर। कुछ सवाल हम रेगुलर हेक्सागन पर भी बेस्ड करेंगे। रेगुलर पेंटागन पर किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन भी हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा सकते हैं, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। किसी भी समबाहुभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड किया जाए, इस बात को हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो मैं एक रैंडम रेगुलर पॉलीगन बना लेता हूं कुछ इस टाइप से। ये रेगुलर पॉलीगन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसकी साइड कितनी है n। अब आपको बताया था रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होता है, कई सारी साइड होती हैं और हर साइड की लेंथ इक्वल होती है। हर एक इंटीरियर एंगल अंतः कोण का मान भी बराबर होता है। हर एक आपका एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, उसका मान भी बराबर होता है। इसका ये ले लेते हैं हम लोग सेंटर। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो देखना जरा, एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। आप इसको इससे मिला दो। पीछे हमने क्या देखा था, जितनी साइड है, इसकी n साइड है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इनको मिलाते जाएंगे तो सेंटर के ऊपर हर साइड अपना एक एंगल क्रिएट करती है। तो इसका मतलब n साइड की वजह से सेंटर पर जितने भी एंगल क्रिएट होंगे वो सारे के सारे कितने होंगे, n। अगर कोई आपसे कहे कि एक एंगल की वैल्यू क्या होगी यहां से, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। n साइड की वजह से n एंगल बने, इसका मतलब ईच एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री बाई n। इसकी आप साइड मान सकते हो a। रेगुलर पॉलीगन की आपने साइड मान ली a। अब इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखो, एक तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको एरिया चाहिए तो आप सीधे सीधे ये बात लिख सकते हो कि किसी भी एक ट्राइंगल का आपको एरिया मिल जाए और उसको आप क्या कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखना जरा, ये जो लेंथ होती है यहां से यहां तक, ये सारी की सारी लेंथ आपकी इक्वल चलती रहती है। और सिर्फ रेगुलर हेक्सागन एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाती है। उसको हमने एकदम डिटेल में पढ़ लिया। कुछ सवाल और बचे हुए हैं 2017 मेंस से। ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। रीजन क्या, 17 मेंस में भी सवाल पूछे गए, 18 मेंस में भी पूछे गए। मतलब रेगुलर हेक्सागन से, पेंटागन से, ऑक्टागन से। तो इस वजह से ये पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सवाल बनेंगे, सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये जो बात है ये बताएगी आपको कि किस टाइप के सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और क्यों पूछ सकता है। चलो भाई, इस ट्राइंगल का आपको एरिया चाहिए तो आप ऐसा करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दोनों साइड इक्वल। तो इसका मतलब एकदम मिड में जाएगा। तो ये वाली लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है आप उसको कह सकते हो a/2। a/2 आपकी साइड इधर चलेगी। ये हाइट मान लो इस ट्राइंगल की h है। इस एंगल के 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, तो कहने का मतलब इसका जस्ट हाफ ये एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, जस्ट हाफ कर दोगे तो 180 डिग्री बाई n। अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। देखना जरा, इस एंगल को अगर आप काम में लेते हो तो इसके जस्ट सामने की जो साइड है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। यहां से मैं कोट थीटा को यूज करना चाह रहा हूं। रीजन क्या, रिजल्ट वहीं से बनेगा। आप चाहो तो 10 को यूज कर दो, लेकिन फिर जाकर के उसको चेंज करना पड़ेगा। रीजन क्या है,
जो भी एंगल काम में ले रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, आपको एच की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? हाइपोटेनस आपके पास है नहीं तो साइन कोस को लेने का फायदा नहीं है, साइन कोस ही नहीं ले रहे हो तो कोसेक और सेक का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहां इस ट्राइंगल में या तो आप टेन काम में ले लो या कोट ले लो, कोट से सीधे सीधे एच की वैल्यू आ जाएगी। देखना जरा, कोट थीटा, थीटा कितना है भैया आपके पास 180 डिग्री डिवाइड बाई एन इक्वल्स टू, कोट थीटा क्या होता है बेस, तो एंगल की जस्ट पास वाली साइड आपकी बेस हो गई और जस्ट सामने वाली साइड आपकी होगी परपेंडिकुलर। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी a/2 कोट 180 डिग्री डिवाइड बाई n। अब देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, n ट्राइंगल बनेंगे। एन ट्राइंगल क्यों बनेंगे, एन साइड है, एक एक करके बनाकर बता दिया। रेगुलर हेक्सागन में भी डिटेल में ये बात समझाई थी। एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2, 1/2 जैसे इस ट्राइंगल का पूरे का एरिया लोगे तो इसका बेस क्या है a और इसकी हाइट क्या है ये वाली, तो हाइट की वैल्यू रखोगे यहां से, तो मैं सीधे सीधे इसका रिजल्ट ही लिख लेता हूं, ये h, दिस इंप्लाइज एरिया इक्वल्स टू, देखना जरा h की जगह ये वैल्यू आएगी a/2 और ये ऑलरेडी a/2 है और ये n का मल्टीप्लाई तो n इंटू a²/4 और आगे ये वाली वैल्यू क्या होगी कोट 180 डिग्री डिवाइड बाई n। तो ये इसका रिजल्ट बन गया। यहां से आप इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की कि एग्जामिनर कैसे सवाल डिजाइन करेगा और क्यों डिजाइन करेगा। देखिए हमारा जो सिलेबस है उसमें अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें आप जनरली जो वैल्यू पढ़ते हैं वो कितनी होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 120 डिग्री भी आपकी हो जाती है लेकिन 120 डिग्री का कोई रोल नहीं होगा। जीरो को तो हटा देते हैं सीधे सीधे कि भाई 0 डिग्री तो सेंटर पर कौन क्रिएट करेगा, ऐसी कौन सी साइड है जो 0 डिग्री क्रिएट करेगी, नहीं कर पाएगी। इसका मतलब 30 डिग्री सेंटर पर बने, 45 बने, 60 बने, 90 डिग्री बने, पूरे के पूरे एंगल की बात कर लेते हैं यहां पर। अब आप यहां से बात को समझना, 180 डिग्री बाई n, 180 डिग्री में किसका डिवीजन करूं तो देख लेना जरा, जब आप n बराबर 6 रखेंगे तो यहां जो रिजल्ट बनेगा वो कितना आएगा 30 डिग्री। 6 का डिवीजन करोगे तो 30 डिग्री, तो आप वहां से साइड कहेगा कि 6 साइड है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हो। अब ये हमें पढ़ना नहीं है, रीजन क्या है, ये तो रेगुलर हेक्सागन हो गया, इसको तो हमने भयंकर डिटेल में पढ़ रखा है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जामिनर सवाल कुछ फिक्स वैल्यूज पर ही देता है कि 180 डिग्री अपॉन n की ये वैल्यू आपकी निकल जाए तभी वो आपसे सवाल पूछेगा। फिर देखना जरा n की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो एंगल कितना बनेगा भाई 45 डिग्री बनेगा। अब रेगुलर पॉलीगन में n बराबर 4 क्यों रखेगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में भी कौन सा स्क्वायर, तो इस पर एग्जामिनर आपसे सवाल नहीं बनाएगा। फिर देखना जरा n की वैल्यू आप रखते हो 3 रखते ही क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका 60 डिग्री, तो ये n बराबर 3 में तो ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल के सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे रेगुलर पॉलीगन के अंदर। n बराबर 2 रखने पर 90 डिग्री आएगा, लेकिन 2 रखने का फायदा क्या हुआ, उससे तो कोई शेप ही नहीं बनेगी जिसका एरिया फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 6 या फिर उससे बड़ी वैल्यू। क्लियर है। अब देखो इनके बीच में कुछ वैल्यू और भी फंसी हुई है, जैसे 15 डिग्री फंसा हुआ है, 22.5 डिग्री फंसा हुआ है। तो देखना जब आप 22.5 डिग्री 8 का डिवीजन इसके अंदर करते हो तो जैसे ही आप 8 का डिवीजन करोगे तो यहां पर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 22.5 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, कई बार 22.5 डिग्री के सवाल भी ट्रिग्नोमेट्री में पूछे गए हैं। इसका मतलब आपसे वो ये उम्मीद करता है कि आप जब सारी वैल्यू, जैसे आपको कहेगा रेगुलर ऑक्टागन का एरिया बताओ, तो आप यहां से तुरंत क्या करोगे 8 रखोगे, 8 का इसमें डिवीजन करोगे, 22.5 डिग्री निकल के आएगा। कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू वो पूछ चुका है, इसका मतलब वो अपने सिलेबस का पार्ट है, तो रेगुलर ऑक्टागन पर वो सवाल बना लेगा। 15 डिग्री कब निकल के आता भाई n बराबर 12, तो उस केस में आपका रिजल्ट 15 डिग्री आता है, क्योंकि 15 डिग्री को भी क्या करता है एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो कुल मिलाकर के जो एरिया फाइंड करने वाली बातें हैं
उनके अंदर या तो वो आपको क्या दे दे, जैसे मान लो पेंटागन का सवाल दे दे और लास्ट में क्या कह दे, कोट 180 डिवाइड बाई 5 की वैल्यू ये होगी, तो कोई भी सवाल पूछ सकता है। n बराबर 20 दे दे, लेकिन जैसे ही आप कहोगे तो कोट 9 डिग्री, कोट 9 डिग्री सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसे क्या मेंशन करना पड़ेगा कि कोट 9 डिग्री की वैल्यू ये होती है। चलो अब आप मुझे एरिया बताओ। तो गिने चुने जो एरिया पूछे जा सकते हैं आपसे वो पूछे जा सकते हैं। n बराबर 6 के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, रेगुलर हेक्सागन को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया। n बराबर 8 के लिए पूछता है, n बराबर 12 के लिए पूछता है। तो ये मैं आपको देता हूं दोनों चीजें होमवर्क। हालांकि मैं इनका समाधान बता दूंगा, जैसे इस पर सवाल करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो भी आप कैसे सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें हम लोग देखेंगे वैसे भी कि 22.5 डिग्री का रिजल्ट कैसे निकलेगा। 15 डिग्री तो चलो निकालना ही, उस पर तो बार बार सवाल बनते हैं। तो आई होप इतना डीप में इसलिए बनते हैं, रीजन क्या है कि बच्चे को पता नहीं होता है कि किस टाइप के सवाल बनते हैं। रेगुलर पॉलीगन में बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही तनाव में आ जाते हैं कि सर अगर 7 साइड होंगी तो क्या करेंगे, एरिया कैसे फाइंड होगा। अरे उस चीज का आप स्ट्रेस मत लो। 7 जब साइड देगा तो वो पूछने का उसका एक स्पेसिफिक तरीका, या तो आपको कोट 180 डिग्री बाई 7 की वैल्यू देगा तब पूछेगा, और सीधे वो सवाल आपसे पूछ नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के आपके सामने ये बात बनी कि n बराबर 6, n बराबर 8 और n बराबर 12, इनके लिए आपको रिजल्ट फाइंड करने हैं। एरिया क्या होता है, n इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, कोट 180 डिग्री बाई n। तो चलिए अब यहां से हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, तब जाकर के कुछ बातें क्लियर होंगी। तो पिछले ही सेशन से आगे बढ़ाते हैं। पहले 2 सेशन में लगभग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। थर्ड जो सेशन था उसमें हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब आगे की चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक आपके पास शेप है, किस टाइप की है, रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। फिर इसने आपसे कहा कि यहां पर जो PQR दिए हैं बिंदु, वो क्या है, ABCD और EF के मिड पॉइंट। तो ट्राइंगल PQR का एरिया क्या होगा। डायग्राम बना लेता हूं, बातों को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो, इस साइड का मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है और इस साइड का भी मिड पॉइंट है। तो असल में देखा जाए तो आपके सामने ये क्रिएट हुआ, ये आपका क्या है, PQR। अब एक छोटी सी बात मैंने लास्ट सेशन में आपको क्या बताई थी कि जब भी कभी ट्रेपीजियम बनता है, पैरेलल साइड है, अगर आप इसके मिड पॉइंट ले लेते हो, ये साइड अगर A है, ये साइड आपकी B है, तो इस साइड को क्या लिखते हो, हाफ ऑफ A प्लस B। ये पिछले सेशन में बताया था, आता कहां से, सिमिलरिटी से। क्लियर है। तो इसका मतलब पिछली वाली बातें देखो, अगर जिस बच्चे ने ये सेशन नहीं देखा है मैं फिर से रिपीट करूंगा। रीजन क्या, वैसे ही हम लोग बहुत सारी बातें डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं, तो फिर से उनको रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो यहां से देखो, ये साइड तो आपकी, अगर ये साइड आपकी 12 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड कितनी बनेगी भी, 24। 12 और 24 36 होता है, तो ये साइड 18। सेम ये कॉन्सेप्ट इधर लगता है 18, सेम ये कॉन्सेप्ट इधर लगता है 18। तो असल में आपको देखा जाए तो आपको क्या फाइंड करना था, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है 18 का स्क्वायर। तो देखना जरा, 2 गुणा 2 समझ लो, 18 से 9 गुणा 9 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 81√3। तो यहां से ये अपना बन गया रिजल्ट। ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, बहुत ही इजी सा सवाल है। ऐसा ही सवाल हम पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 12। और ये सारे के सारे सवाल वही करवा रहा हूं जो CDS ने पूछ रखे हैं या फिर CGL मेंस में आ चुके हैं। देखना जरा, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके तीनों शीर्षों को एक समषटभुज बनाने के लिए काटा जाता है। समषटभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पिछले सेशन में एक सवाल किया था, यहां पर उसने परसेंटेज में बातें पूछी है। तो देखना जरा, ये कोई भी रैंडम ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है। यहां से रेगुलर हेक्सागन बनाने का एक ही तरीका, क्या करो, आप इसको कट कर दो, आप इस पार्ट को कट कर दो, आप इस पार्ट को कट कर दो। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है आपका, ये क्या बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागन, समषटभुज बन जाता है। पीछे कर चुके हैं। समषटभुज का कोई भी सवाल अगर आपसे सोल्व ना हो तो आप सीधे सीधे क्या चेंजमेंट करोगे,
आमने सामने के जो वर्टिसेस हैं उनको मिला दो, इसको इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, ये कुछ इस पैटर्न में चला गया। अब देखना जरा, इसका एरिया अगर एक है तो इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक होगा। रीजन क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। ये एंगल आपका 60, ये 60, बचा हुआ एंगल भी 60, ये ऑलरेडी 60 है, बड़ा वाला जो ट्राइंगल आपका वो इक्विलेटरल है, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉमन साइड ये है, तो इसका मतलब इसका भी एरिया एक, ये भी एक और ये भी एक। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि षटभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई, 6। टोटल ट्राइंगल का कितना, 6, तो ये हो गया 1, 2 और 3, तो 9। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/3 पार्ट है। 2/3 को सीधे लिखोगे तो 66.66% परसेंटेज की, ये बहुत ही एक छोटी सी बात है, आपको पता भी होगी। तो कितना पार्ट हुआ, ऑप्शन ए। और ये कह सकता है कि यहां से कितना पार्ट कट किया जाता है, तब आप क्या कहोगे, 33.33 पार्ट को कट कर डाला, तब जाकर के आपके सामने रेगुलर हेक्सागन बना। सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम है, आप लैंग्वेज को रीड करो। ऑक्टागन के सवाल भी आ जाएंगे, पेंटागन का भी आ जाएगा। देखो ABCDEF 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज है। ECD का एरिया क्या होगा, तो यहां पर देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। डायग्राम आप बना लो। ये आपके पास है ABCDE एंड F। इसने क्या कहा भाई, ECD ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप इसको 6 टुकड़ों में डिवाइड करो, 6 के 6 जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यही बात मैंने आपको बार बार सिखाई है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसे 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। अब देखना जरा, उसका सवाल था ECD, तो ये पार्ट आप मिला लो, मिला लिया। आपसे जो एरिया पूछा जा रहा है वो इस पार्ट का पूछा जा रहा है, ये पार्ट हो गया। अब मेरे साथ साथ बात को ऑब्जर्व करना, क्या देखना जरा, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये पार्ट भी आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको जब इससे मिलाओगे तो जस्ट मिड में जाकर के मिलेगा, पीछे पड़ चुके हैं ये बात, और ये 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसका बेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा। ऐसे ही इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा। तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी तो समझ सकते हो कि भाई इस पार्ट को उठा करके आप इधर रख दो, ये लो, बात खत्म हो गई भाई, अंडरस्टैंडिंग ही तो है। तो कहने का मतलब रेगुलर हेक्सागन ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। ECD के पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जितना एरिया। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, इसने साइड आपको कितनी दी, 12। तो आपको असल में देखा जाए तो इतना ही पार्ट फाइंड करना है जिसका एरिया क्या होगा, √3/4 12 का स्क्वायर। तो देखना 12 गुणा 12, 1 4 12 से कटेगा 3, 12 गुणा 3 36 और √3। तो यहां से ये अपना क्या हो गया, रिजल्ट। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया। अगेन देखना क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहला काम, क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा, ABCDE एक आपके पास क्या है, षटभुज कैसे दे दिया इसने, 5 ही भुजाएं दे रखी है, रेगुलर हेक्सागन। देन ADB, देखो इसको ऐसा करो, सवाल को चेंज करो। सवाल आपको क्या करना पड़ेगा, या तो EF करो तब जाकर के ये सवाल बनेगा, या फिर ABCDE तक ही रखना चाहते हो तो आप इसको रेगुलर पेंटागन मान लो। तो मैं क्या करता हूं, इसको ABCDEF तक ले जाता हूं, ABCDE और F। ये मेरे पास क्या हो गया, एक रेगुलर हेक्सागन। एंगल ADB आपसे पूछ रहा है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा यकीनन, इसके बिना आपका सवाल सोल्व नहीं होगा। मार्किंग कर लेते हैं, ABCDE और F। अब देखना जरा, उसने क्या पूछा आपसे, AD और B, ये एंगल आपसे पूछा। आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहला काम क्या करो, आप 6 बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर दो, कर दिया। अब देखना जरा, आपसे जो एंगल पूछ रहा है वो है AD और ये वाला,
कि ये एंगल कितना होगा। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां से जब आप इसको मिलाते हो तो ये वैसे भी आपकी दोनों पैरेलल साइड होती है, तो ये 90 डिग्री होता है, ये तीसरी इनकी पैरेलल होती है, बार बार पढ़ चुके हैं। ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो एक बात बताओ, इसके भी तो दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ADB विल बी 30 डिग्री। ठीक है, सवाल को चेंज कर देना, रेगुलर हेक्सागन दिया तो ई के बाद एक एफ भी लगा लेना। कुछ भी नहीं समझ में आए, रेगुलर हेक्सागन को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तुरंत के तुरंत आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। ये भी मेंस का ही सवाल है, सीजीएल में पूछा गया, तो ध्यान से आप लैंग्वेज को रीड करें। और देखो, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है इसी सेशन से, तो मैं उनको कह दूं आपको हवा तक नहीं लगेगी कि क्या पढ़ाया जा रहा है, इतना टॉर्चर कैसे, रीजन क्या है। हम इससे पहले 3 क्लासेस पर काम कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर। अगर मैं वही चीजें हर सेशन में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, रेगुलर हेक्सागन पूरी एक क्लास चली गई थी हमारी, 10 क्वेश्चन कर पाए थे हम सिर्फ और सिर्फ। जनरली क्या होता है, हम लोग 1 आवर का जब भी सेशन रहता है 15 से 20 के बीच क्वेश्चन कर पाते हैं। 10 ही क्वेश्चन क्यों कर पाए भाई, क्योंकि समझने लायक बहुत सारी चीजें थी। तो जो बच्चे अभी अभी इस क्लास के साथ जुड़े हैं तो वो क्या करें, जाकर के प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस को देखें। मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट है, देखना जरा। इसने क्या कहा, ABCDEF एक आपका रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपसे पूछ रहा है। तो यहां ये जो डायग्राम बनाते हैं ये लोग क्या करते हैं, जानबूझकर डायग्राम को टिपिकल करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं कहीं ना कहीं से या कहीं से पुश कर देते हैं ताकि वो स्टूडेंट को दिखने में समस्या पैदा करे। असल में ये डायग्राम कुछ ऐसा है, इस पार्ट को इधर से मिला रखा है इसने, इसको इधर से मिला रखा है, इस पार्ट को इधर से मिला रखा है, और ये पार्ट इसने इधर से, इस पूरे के पूरे पार्ट को इसने शेडेड कर रखा है। अब आपको अगर कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल सा तरीका क्या है, आप इसको भी इससे मिला लो, मिला दिया, सेंटर के साथ आपने सारी बातें मिला दी। अब जो आपको एरिया निकालना है, असल में देखा जाए एक तो ये पार्ट आपके पास, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है भाई। ये लाइन हटा करके देखना जरा, 6 बराबर हिस्सों में डिवीजन होता है, तो एक इक्विलेटरल तो आपका ये हो गया। ये बात भी आपको दे रखी थी, इधर से मिला करके ये वाला पार्ट भी आपको चाहिए, ये भी क्या अपने सवाल का हिस्सा है। तो एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जब भी आप इसको सीधे सीधे सामने वाले वर्टेक्स से मिला देते हैं तो ये एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो एक तो पूरे इक्विलेटरल का ट्राइंगल का एरिया और एक आधे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, तो असल में ऐसा हो जाएगा ना 1 + ½ तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो और उसका क्या कर दो 3/2। तो देखना जरा, साइड यहां से हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4, साइड 12 तो 12 का स्क्वायर। देखना जरा, 4 से काटोगे तो 12 × 12 है तो 3 बच जाएगा, 12 × 3 36 से काटोगे 18 आ जाएगा, यहां पर पूरा का पूरा 18 × 3, ये हो गया हमारे पास 54√3। दिस विल बी आवर रिजल्ट। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो गया, करेक्ट। देखो, जब भी कभी एग्जाम में आपको ऑटोमेटिक डायग्राम दे रखे होते हैं, मान के चला करो वो सवाल बहुत इजी है। रीजन क्या है, आपको ये डायग्राम बनाना ही नहीं था, बस आप तो क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं उनको देख लो, सजेस्ट मैं भी यही करता हूं, प्रीवियस ईयर मस्ट काम है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाया करो, तो ऑटोमेटिक आपकी फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां डायग्राम नहीं बनाना था, रीजन क्या, डायग्राम नहीं देता है तो अपने आप में ये काम सारा का सारा टिपिकल हो जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर यहां से हम लोग आ जाते हैं 16 पर। सबसे पहला काम है, आप इसकी लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखना क्या कहा है इसने, एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के शीर्षों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है, तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पीछे मैंने बताया था कर करके, क्या कहा था, 6 तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएंगे जब रेगुलर हेक्सागन बनेगा, 1 1 और 1 ये अलग से बचेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 ट्राइंगल। आपके पास रेगुलर हेक्सागन के पास एरिया कितना होगा, उनमें से 6, तो आपने क्या लिखा था 6/9, तो आप क्या कह रहे थे 2/3 एरिया इसके पास होगा, किसका,
जो ओरिजिनल आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका 2/3। आंसर भी क्या आया था 66.66%। अब वो चीज इतनी आसान थी, मेरे ख्याल से वो आपके माइंड में चली गई होगी, वापस से डायग्राम बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, तो सीधे सीधे सोल्व कर देते हैं। 2/3 ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यहां इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसकी साइड कितनी है 6। तो आप इस सवाल को एग्जाम में यहां से डील कर सकते थे कि 2/3 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। देखना जरा, 6 गुणा 6 36, 12 से काटोगे तो कितनी बार 3 बार, तो 3 गुणा 2 6 √3। तो ये हमारा हो गया यहां से रिजल्ट 6√3। क्लियर है? तो इसमें कुछ खास करना नहीं है। तो इमेजिनेशन का ये फायदा है कि चीजें आपने डिटेल में कर रखी हैं, तो आप इजी वे में उन क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं। 17 नंबर पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करें, और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके कोई सजेशंस हैं, जैसे क्या है, मैं पढ़ाते टाइम प्रीफर ही नहीं करता इधर उधर की बात करूं, वो सारी बातें आप जानते हो, क्या देश में चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इश्यू, ये मत कह देना कि सर थोड़ी देर बात भी क्या करो, कि एक सवाल करवा दिया कुछ देर बात कर लिया करो फिर दूसरा सवाल। पढ़ाई से रिलेटेड आपके जो भी सजेशंस हैं उनका मोस्ट वेलकम है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखना जरा, एक समषटभुज और एक अष्टभुज का क्षेत्रफल समान है, तो बताइए दोनों में से किसका परिमाप ज्यादा है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे सवाल सीडीएस जो है वो पूछना प्रीफर करता है। तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई जैसे जैसे आपकी साइड बढ़ती जाती है, जिसने क्या कहा कि एक समषटभुज एक समअष्टभुज के क्षेत्रफल के समान है, दोनों का एरिया तो समान हो गया, दोनों में किसका परिमाप ज्यादा होगा। तो एक कंपैरिजन करके बताना मुझे, कंपैरिजन से बात समझ में आ जाएगी। हम लोग जैसे 6 साइड है हमारे पास और 8 साइड है, जब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे डील करेंगे, और यहां पर हमारा क्या है, दोनों ही केसेस में एरिया इक्वल है, तो आप इन सवालों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैं साइड्स क्या ले लूं, एक 3 ले लेता हूं एक जगह, और एक जगह मैं साइड ले लेता हूं 4, और रेगुलर शेप है, तो इसका मतलब यहां इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना होगा, यहां पर आपको स्क्वायर देना होगा। अब इसने क्या कहा कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4, और क्या लिखा जाता है a²। तो यहां से मैं साइड क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो इसका एरिया कितना आएगा, √3 लिखा जा सकता है। थोड़ा सा चेंज करें क्या इसको, 2√3, ठीक है। यहां पर भी मुझे एरिया सेम करना है, तो x² इक्वल्स टू में √3, तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो ये क्या होगी, अपने पास 3 है, इसकी पावर 1/2 है, उसका भी अंडर रूट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4, एक बहुत छोटी वैल्यू निकल के आ गई। यहां से देखना जरा, इसकी जो पेरीमीटर है, इस जो ट्राइंगल की आपने भुजा कितनी मानी थी, इसकी 2, पेरीमीटर कितनी होगी भी 6 लिखी जा सकती है। यहां से इसकी जो पेरीमीटर होगी वो कितनी होगी, 4 भुजाएं हैं, एक भुजा क्या होगी 1/4 लिखा जा सकता है। अब देखना जरा ये वैल्यू कितनी है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, कहने का मतलब एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई कर, 2 बार स्क्वायर कर दे तो वो किसके बराबर पहुंच जाए, आपकी 3 के लगभग बराबर पहुंच जाए। जैसे 1.7 लेते हो तो 1.7 का स्क्वायर करते हो 2.89 आपका निकल के आता है। तो यहां आपको एक छोटी वैल्यू और लेनी है, तो ये क्या होगी 0.9 के अराउंड, कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपकी जस्टिफाई कर जाएगी। सॉरी 1.2 के अराउंड ये वाली, 1.3 के अराउंड ये वाली वैल्यू जस्टिफाई कर जाएगी। 4 का आप गुणा करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 5 से कुछ डाउन रहेगी, और ये वाली 5 के अराउंड रहेगी, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास भुजाएं 3 थी, भुजाएं आपके पास 4 है, और दोनों ही केसेस में आप ये कहना चाह रहे हो कि एरिया सेम है। तो एरिया सेम हो गया, शेप आपकी रेगुलर शेप है, तो इसका मतलब इसकी पेरीमीटर ज्यादा होगी, इसकी पेरीमीटर कम होगी। जैसे जैसे आप एरिया सेम रखते हो तो ट्राइंगल लोगे उसकी पेरीमीटर ज्यादा होगी, क्वाड्रिलेटरल लोगे उसकी पेरीमीटर और कम होगी, पेंटागन लोगे उसकी पेरीमीटर और कम होगी, ऐसे ही हेक्सागन, ऑक्टागन यहां तक जाते जाओगे। जब इनफाइनाइट साइड ले लोगे
तो सर्कल आपके सामने निकल के आता है। और सर्कल के बारे में एक प्रॉपर्टी आपने सुनी होती है कि मिनिमम पेरीमीटर के अंदर मैक्सिमम एरिया। तो कहने का मतलब यहां से आप एक स्टेटमेंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्कल के लिए क्या कंडीशन है कि मिनिमम पेरीमीटर में मैक्सिमम एरिया। और सर्कल के बारे में दूसरी बात ये क्या है, इनफाइनाइट साइड का रेगुलर पॉलीगन होता है। ये थोड़ी सी हटके बात है। तो देखो मुझे ये सवाल भी समझाना था, रीजन कि आप कैलकुलेटर लेकर के इस बात को ऑब्जर्व कर देना। अगर ये स्टेटमेंट आपके समझ में आ गया तो फिर कुछ कहना ही क्या है। तो फिर तुरंत के तुरंत आप भविष्य में जितने भी सवाल करोगे वो तुरंत के तुरंत आपके सोल्व हो जाएंगे। अब देखना यहां पर इन दोनों की बात करें, दोनों का एरिया आपके पास क्या है, सेम। तो आपसे ये पूछा गया है कि किसकी पेरीमीटर ज्यादा है, तो बिल्कुल इस वाले जो पार्ट की पेरीमीटर होगी वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा निकल के आएगी। जिसकी साइड्स कम होंगी उसकी पेरीमीटर ज्यादा निकल के आएगी। अब ये बात आप खुद से करके देखोगे, कैलकुलेटर का यूज करना, वैल्यू चेंज कर देना। असल में देखा जाए तो बात तो इतनी सी है, ठीक है। जब सर्कल के अंदर मेंसुरेशन जब पढ़ी जाती है तो उनके अंदर 3-4 शेप्स का अलग अलग कंपैरिजन होता है कि साइड बढ़ाते जाते हो, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ता रहता है, या एरिया कांस्टेंट दे दिया, पेरीमीटर पर क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पर हम लोग इस बात को फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई 18 नंबर पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और अभी भी अगर नहीं समझ में आया ये सवाल तो कमेंट कर देना, किसी सेशन में मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर जब हम लोग एरिया में सर्कल को पढ़ेंगे वहां कंपैरिजन आता है तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रख लें, या फिर जो एक स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया है उसको ध्यान रख लें। क्या कहा, एक सम अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। रेगुलर एक ऑक्टागन पर बेस्ड हमारा सवाल है। आई होप आवाज प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। देखना रेगुलर ऑक्टागन पर ये बेस्ड आपका सवाल है। तो असल में देखा जाए तो हमने क्या देखा था, n स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कोट 180 डिग्री बाई n कितना भाई, n यहां पर जितनी भी आपके पास साइड होती है तो साइड कितनी बन रही है रेगुलर ऑक्टागन में, 8। सॉरी ये गलत लिख दिया, n स्क्वायर। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहां 8 वैल्यू रखोगे, ये इससे कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 2a स्क्वायर कोट 8 का डिवीजन करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई भी, 22.5 डिग्री। क्लियर है। अब मुद्दे की बात ये है, या तो ये आपको याद हो तब आप इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर आपके पास एक दूसरा मेथड हो उसके थ्रू आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया था कि कोट 15 डिग्री की वैल्यू भी ध्यान रख लेना, कोट 22.5 डिग्री की भी वैल्यू ध्यान रख लेना। आप खुद से गूगल कर लेना, चाहे भले दोनों को मेंशन कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो सारी की सारी वैल्यू हमें डिस्कस करनी है। जैसे ये 15 डिग्री हो गया, 67.5 डिग्री और इसकी वजह से 75 डिग्री। तो ये वैल्यू वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें मैं आपको डेप्थ के अंदर वैसे भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अब का आपका ये होमवर्क है। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप इस सवाल को तुरंत के तुरंत डील कर सकते हो। चलो ये बात आपको नहीं पता है, ये मान के चल रहा हूं मैं, तब आप इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखना जरा, रेगुलर ऑक्टागन जो है वो आप किसी भी स्क्वायर से बना सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। रेगुलर ऑक्टागन आप स्क्वायर से बना सकते हैं। कैसे, आप इस पार्ट को कट कर दो, आप इस पार्ट को कट कर दो, आप इस पार्ट को कट कर दो, और आप इस पार्ट को भी कट कर दो, एक परफेक्ट का स्क्वायर बनाओगे। तो ये आपके पास जो शेप बन रही है ये क्या होती है, रेगुलर ऑक्टागन। कि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपने एक सब्स्टिट्यूट मेथड ढूंढ लिया है, इसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। साइड कितनी बताई भाई, ए, ये साइड है, ये वाली भी ए, इस हिसाब से इसकी सारी की सारी साइड क्या हो जाएंगी, ए। ठीक है, साइड कुछ छोटी बड़ी बन रही है आपको लग रहा होगा, लेकिन एक परफेक्शन के साथ आप इनको लेकर के रेगुलर ऑक्टागन बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसा भी बने, लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखना जरा, ये 90 डिग्री है, रेगुलर ऑक्टागन बन रहा है, तो ये दोनों तरफ से सेम स्पेस बराबर होगा, ऊपर भी सेम स्पेस, दोनों की दोनों साइड इक्वल। दो साइड इक्वल होती है, इस साइड को x मानोगे तो ये वाली जो साइड होती है ये आपकी क्या निकल के आती है, x का जस्ट इधर जाओगे √2 गुना हो जाएगा,
और वापस आओगे तो इसको लिख सकते हो a/√2 और इसको भी लिख सकते हो आप a/√2। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी बात है। अब देखना जरा, अगर आपको रेगुलर ऑक्टागन का एरिया चाहिए तो आप ऐसा करो, ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालो, उसमें से आपको दिख रहे होंगे 4 राइट एंगल ट्राइंगल ये वाले, तो इन चारों का क्या कर दो, एरिया लेस कर दो। इतना सा आपको काम करना है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ये लेंथ a है, ये वाली क्या होगी a/√2। क्लियर है? तो ये जो पूरी की पूरी आपकी लेंथ है इसका आप यूज करेंगे स्क्वायर का एरिया निकालते टाइम। तो मैं यहां से सीधे सीधे लिख देता हूं, सबको जोड़ोगे, ये हो गया a प्लस a/√2, a/√2 एलसीएम आ जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी a√2। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया a प्लस a√2 का स्क्वायर माइनस 4 आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो 1/2 a√2 बेस हो गया और a√2 आपकी हाइट हो गई, लिखा जा सकता है। चलो भाई इसको कर देते हैं कैंसिल आउट, ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, 4 हो गया, यहां से स्टोरी खत्म हो गई। इसको जब आप सोल्व करें, देखो a स्क्वायर वहां बन गया, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बनेगी पहली टर्म, वो उसको खत्म कर देगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर, फिर 2ab की टर्म बनती है तो 2 इंटू दिस वन इंटू दिस वन, तो 2√2a स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अब यहां पर देखो किस टाइप के ऑप्शन बन रहे हैं, उसी हिसाब से दिमाग लगा लो। 2a स्क्वायर आपका क्या निकल के आ गया कॉमन यहां से, और यहां बन गया 1 और ब्रैकेट में क्या बच गया √2। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो या तो आपके पास ये तरीका हो, ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। देखो मैं यहां पर आपको सीधे सीधे ये कहता हूं, फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, आपको दूसरा 22.5 डिग्री की वैल्यू पता हो, आपको 15 डिग्री की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पर सवाल बन जाएगा। सोच के देखो वो स्थिति कि आप सीजीएल मेंस में बैठे, यही सवाल आपके सामने आ गया, आपको 22.5 डिग्री की वैल्यू पता थी, आपने तुरंत रखी, सोल्व कर दिया। ये इसका बिल्कुल सब्स्टिट्यूट मेथड है, इससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बट इसमें टाइम लगता है। हाँ, थोड़ा सा सुधार ये कर दो, एक बार आप सोल्व करोगे, रेगुलर ऑक्टागन का कोई भी सवाल हो इस डायग्राम से सोल्व हो जाता है आपका। तो कुछ चीजें माइंड में ध्यान रख लो कि मेरा जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया ऐसे लिखा जाएगा कि बीच की साइड a है, a√2 इधर की बनेगी, तो यहां से आप स्क्वायर करते माइनस, और जैसे ही आपने इस बात को इमेजिन कर लिया ना, इसको और इसको, तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। और आप तुरंत क्या कर सकते हो, ये जितना भी डायग्राम है इसको आप अवॉइड कर दो, ये भी आपका इमेजिनेशन का पार्ट है। तो असल में देखा जाए इतनी स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेगी, फिर भी यहां पर फॉर्मूले से अगर आप करते हो तो आपके पास प्लस पॉइंट है किसका, टाइम का, आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहला काम है क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप रीड करें। देखना जरा, इसने क्या कहा, PQR 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े समचतुर्भुज की भुजा का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। देखो सेम वो का वो सवाल जो अभी हमने किया है, वो का वो पैटर्न है अपना। तो एक आप क्या ले लो, यहां से स्क्वायर ले लो, ये स्क्वायर बना लिया। रेगुलर है ऑक्टागन आप कैसे बनाते हो भाई, इसने क्या कहा है, बनाने वाले समचतुर्भुज, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इधर मिला दिया, और इस टाइप से आपने इसको मिला दिया। तो ये कुल मिलाकर के आप इसको प्रॉपर मैनर में बनाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि क्या बनता है ये रेगुलर ऑक्टागन। देखना, अब मैं फिर से बात को चेंज कर रहा हूं, या तो आप ऐसा कर लो भाई, इस साइड को a मान लेते हो तो ये ऑटोमेटिक a/√2 आ जाती है, ये वाली a/√2 आ जाती है, ठीक है। फिर भी मेरा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, यहां से स्टार्ट करता है कि इस साइड को, इस वाले पार्ट को मैं a ले लूं। रीजन क्या, इसने स्क्वायर की साइड कितनी दी है 16, और आपको ये वाली साइड चाहिए, ये आपके पास a है, ये भी a होगी, तो इसकी वजह से ये a√2 आ जाएगी। ये वाली जो साइड है जो आपको असल में चाहिए, ये a√2 और अगेन ये a। कंपैरिजन करोगे तो देखना जरा, पूरे को जोड़ दो तो 2a, तो ये आपके पास a तो आपके पास बाहर आ गया, 2 + √2 ब्रैकेट में आ गया, और पूरी की पूरी लेंथ किसको बता रही है भाई, 16 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है। यहां से देखना जरा, आप क्या कर दो, √2 कॉमन ले लो, a√2 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, √2 + 1 = में 16।
रीजन क्या, आपको तो ये साइड चाहिए, तो a√2 की वैल्यू इसलिए आपको निकालनी है। a√2 क्या हो गई भाई 16 अपॉन में √2 + 1, ऊपर नीचे √2 - 1 का मल्टीप्लाई करोगे यहां से, तो नीचे तो क्या बन जाएगा आपका 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 16 √2 - 1, ये रिजल्ट हो गया। इसको मैच करवा दो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, सी वाला। और पिछले वाली स्टोरी आपको पता है, तो आप वैसे डील कर सकते हो कि रीजन क्या, आप इसको a मानोगे तो ये वाली a/√2 दोनों का एडिशन करोगे तो ये a + a√2। चलो मैं करके बता ही देता हूं आपको, ठीक है। तो रेगुलर ऑक्टागन को लेकर आप अपने दिमाग में बस ये वाला पैटर्न सेट रख लो कि ये साइड a होती है, ये वाली a√2 होती है, ये भी a√2 होती है। सबको जोड़ दिया, एक तो कॉमन आ गया, इसकी वजह से 1, और इन दोनों को जोड़ोगे तो a√2 बनेगा, तो ये √2 और इक्वल्स टू में 16। a की वैल्यू क्या हो गई भी, रेशनलाइज करोगे तो √2 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करोगे, नीचे 1 बनेगा, तो 16 √2 - 1, ठीक है। रेशनलाइजेशन अलजेब्रा का पार्ट है, 2-3 स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं, उनको अप्लाई कर दो, तुरंत का तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगेन उसने आपको ये सवाल दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। आपका होमवर्क है, होमवर्क अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो इस सवाल को तुरंत देखते ही सोल्व कर दोगे। होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो तरीका क्या है, साइड कितनी है भाई 12, डायग्राम ऐसा ही बनाना पड़ेगा, 12 ये वाली 12, यहां पर 12 √2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 12 अपॉन में √2, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 2 बनेगा 6√2, ये 6√2। तरीका फिर से क्या रहेगा आपका, पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया। तो देखना जरा, यहां पर 12 + 6√2 6√2 12 √2, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करने का मतलब आपने स्क्वायर का एरिया ले लिया, -4 ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक का एरिया 1/2, बेस 6√2, और हाइट भी इसकी क्या निकल के आती है 6√2। क्लियर है। तो यहां से देखो ये वाला पार्ट आप कैंसिल आउट कर दोगे इसके साथ, तो ये क्या बनेगा 6 × 6 36 × 4 144, तो ये हो गया। चलो इसको सोल्व नहीं करते, ये हमेशा कट ही जाता है। 12 का स्क्वायर 144 कट गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 √2 बन जाएगा, तो 288 प्लस 12 × 12 2ab की टर्म और इनटू में 2, तो ये क्या हो जाएगा 288 √2। ठीक है, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला। क्लियर है, फॉर्मूले से ये सवाल तुरंत होते हैं, लेकिन फिर भी मान लो इतना टिपिकल हो जाता है, इतनी सारी चीजें आपको नहीं पता है, तब आप ये सब्स्टिट्यूट पैटर्न है इसको काम में लेंगे। चलिए भाई अगले सवाल में आ जाते हैं। 1 मिनट, कितने नंबर सवाल हो गया ये अपना, तो कोई पार्ट शायद मिस कर दिया हमने, एक सवाल। ठीक है, एक सवाल शायद बीच में कोई सा मिस हो गया। सवाल नंबर 21 पर आ जाते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं कोई सवाल सीक्वेंस में तो मिस नहीं हुआ है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चलो भाई अभी तो आइडिया लगेगा नहीं इसके अंदर कि कौन सा मिस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करो, आवाज सही आ रही है। देखो भाई इस सवाल के अंदर क्या कहा, एक डायग्राम है ABCD, उसमें एक स्क्वायर हो गया और BCXYZ आपका एक रेगुलर पेंटागन कर देना, इसको समपंचभुज। फिर ABE आपके पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, EBZ का आपको एंगल EP और Z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो असल में देखा जाए तो आपके पास ये एक स्क्वायर है, एक एक करके सारी बातें साथ साथ चल देते हैं। इसके ऊपर एक इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, फिर यहां पर इसने क्या किया, एक रेगुलर पेंटागन को क्रिएट कर दिया कुछ इस हिसाब से, कुछ ऐसा सा मान लेते हैं। ये पेंटागन हो गया, फिर इन साइड्स को इसने आपस में मिला दिया। ये एंगल आपसे पूछ रहा है, देखो एक एक करके बात समझना। ये कितना भाई 90 डिग्री, ये कितना आपका 60 डिग्री, ये 90 हो गया, 60 हो गया। दिखने में सवाल ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछ रहे, लेकिन बहुत ईजी सवाल है। रेगुलर पेंटागन के बारे में आपको क्या सिखाया था, एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाई 5 72 डिग्री, तो इंटीरियर क्या होगा 72 180 में से निकाल दोगे तो 108 डिग्री। अब इसको सारे को लेस कर दो, पूरा 360 डिग्री है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू,
तो 360 डिग्री में से आपको ये लेस करना, तीनों को जोड़ दो यहां पर, 100 डिग्री, 9 और 6 15, 150, 250 और 258, 258 डिग्री हो गया। 58 को 60 में से निकालोगे 2 और ये 1, तो ये रिजल्ट क्या हो गया 102 डिग्री। कुछ भी नहीं बनाना था यहाँ पर, डायग्राम इसने ऑलरेडी आपको दे रखा है, सीधे सीधे आप सोल्व कर सकते थे। सवाल नंबर अपना 22, ध्यान रखना पेंटागन पर बेस्ड सवाल वो एरिया का नहीं पूछेगा। रीजन क्या है, इसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कितने की, 5 का डिवीजन करोगे, वो अपने पढ़े हुए पार्ट में से नहीं निकल के आता। 180 में 5 का डिवीजन करोगे, या तो वैल्यू देगा तो सवाल आसान है, अदरवाइज एंगल पर सवाल बनेगा। क्या कहा इसने, PQRT एक समपंचभुज है। PQRT नहीं, हिंदी में गलत लिख रखा है, इंग्लिश में करेक्ट है PQRST। एक आपके पास रेगुलर पेंटागन है, तो एक बना लेते हैं पेंटागन कुछ इस टाइप से, ये साइड ले ली, ये साइड ले ली, इनको आप आगे बढ़ा दो, ये हो गया। इसको लिख देते हैं PQRS&T, ठीक है। अब इसने क्या कहा, PR तथा QT एक दूसरे को X पर प्रतिच्छेद करते हैं। PR, P को R से मिला दिया आपने, ये मिला दिया, फिर इसने Q को T से मिलाया, तो Q को आप T से मिला दो, ये हो गया। एक दूसरे को X पर इंटरसेक्ट करते हैं, TXR की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, TXR की वैल्यू ये वाली, थोड़ा सा मॉडिफाई करना बात को। देखो ये सारी की सारी साइड क्या आपकी इक्वल होगी, आपको भी पता है, क्लियर है, रेगुलर पेंटागन है। अब आपको पता है ये बाहर वाला एंगल निकालते हो तो 360 में 5 का डिवीजन करते हो तो 72 डिग्री, और ये वाला जो एंगल निकल के आएगा पूरा का पूरा ये कितना बचेगा 108 डिग्री लिखा जा सकता है। अब यहां से जब आप इसको सीधे सीधे, या तो आप ऐसा दिमाग लगा लो भी ये 108 डिग्री है तो बचे हुए इन दोनों एंगल का सम 72 डिग्री, तो इसकी वजह से ये कितना आएगा 36 डिग्री, और ये वाला भी कितना आ जाएगा 36 डिग्री लिखा जा सकता है। यहां से देखना जरा, अगेन आप ये की ये बात इस साइड में अप्लाई करोगे, ये एंगल आपका 108 डिग्री, इन दोनों का सम कितना बचेगा 72 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना 36 डिग्री लिखा जा सकता है। अब फिर से बात को समझो, ये 36 और 36 72 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना 108 डिग्री, और इसी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये जो एंगल आपसे पूछ रहा है TXR, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 108 डिग्री। तो ये हमारा यहां से क्या निकल के आ गया रिजल्ट। तो ये इसमें एक छोटी सी इंपोर्टेंट बात थी, पेंटागन पर जो भी सवाल होगा वो आपका बेस्ड रहेगा किस पर, एंगल पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 23 होगा मेरे ख्याल से, हाँ। देखना जरा, इसने क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो सिंपल सी बात है, इसने जबरदस्ती डायग्राम को बना लिया इस टाइप का उलझा करके। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, इन सबको आपस में मिला दो, मिला दिया, डायग्राम समझने में आसान हो जाएगा। इसने क्या किया, इसको इससे भी मिला दिया। तो देखना जरा, ये पूरा का पूरा क्या था आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और इसका जस्ट हाफ पार्ट इसके पास आ गया। साइड कितनी है भाई 24 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है, तो हाफ हो जाएगा किसका, इस पूरे के पूरे इक्विलेटरल का। तो ये √3/4, साइड आपकी 24, तो 24 गुणा 24, 4 गुणा 2 8, 3 बार कट जाएगा, तो ये 72√3 आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट। कर सकते हो इजी वे में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। 24 में अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है, मैं किसी एक पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये राइट वाला पार्ट है, इसको ऑब्जर्व करना, ये जो आपको दिख रहा है इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखना जरा, एक लाइन आती हुई दिख रही होगी, और इसको इसने क्या कर रखा है, कंप्लीट एकदम ब्लैक कर रखा है। ऐसे ही ये वाला पार्ट तो बच गया, इधर से कुछ मिलाने के लिए उसने कर रखा, असल में क्या ये लाइन गई थी उधर, बच गई है। फिर देखना इसको इसने मिलाया, ये वाला पार्ट भी आपका क्या ब्लैक, ठीक है। अब वो लाइन मिलाई थी तब सीधे सीधे गई, तो बचे हुए पार्ट आपको कुछ अजीब तरीके से दिखने स्टार्ट हो गए। तो असल में देखा जाए तो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जस्ट हाफ, ये अगेन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जस्ट हाफ। तो असल में देखोगे ये बात यहां पर 6 बार रिपीट हो रही है, दिख रही होगी आपको। तो जो टोटल रेगुलर हेक्सागन का एरिया उसका जस्ट क्या हो जाएगा हाफ। रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या लिखते हो, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया,
तो आपको उसका हाफ करना है, तो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, तो √3/4, साइड कितनी है आपकी 24, तो 24 गुना 24 कितनी बार कटा भाई 6 बार। 6 गुना 3 18, 18 गुना 4 72, 18 गुना 2 36, 36 में 7 जोड़ा तो 43, 432√3। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। ये सवाल वर्बली होने वाले हैं, ऐसे कई सवाल मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, आप ट्राई कर लेना। अब ये जो सवाल आपका 24 है, ये आपका रहेगा होमवर्क, और इस टाइप के कई सारे सवाल जो वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस करते करते जरूर थक जाएंगे, कई सारे सवाल डिजाइन कर रखे हैं। बाकी अगर बात करें अपनी जो एग्जाम्स है, जैसे SSC की कोई भी एग्जाम हो, CDS हो गया है, रेलवे वगैरह हो गया है, तो इनके लिए जो कंटेंट है ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं CDS को और SSC CGL को। बची हुई एग्जाम में जो भी पार्ट आता है तो ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक रेगुलर पॉलीगन। आपको ये हमारे सेशंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताया करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो एटलीस्ट इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन्हीं चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।